हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम महिला सुपरवाइज़र तैयारी का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका 15वां प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो पूरे पार्ट उसके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, अलग अलग स्टेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही प्रश्नों की तैयारी आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो कार्य का निरीक्षण है वो कौन करता है? सरपंच करती हैं, सचिव करते हैं, कलेक्टर करते हैं या मुख्य सेविका करती हैं? तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य का जो निरीक्षण किया जाता है वो मुख्य सेविका द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य सेविका द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का निरीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में कृमिहरण या डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की कितनी मात्रा दी जानी चाहिए? अभी आंगनवाड़ी जो केंद्र थे उसमें सितंबर में ये कृमि दिवस भी मनाया गया है और ये एल्बेंडाजोल की दवाई भी दी गई है। एल्बेंडाजोल की जो दवाई दी जाती है वो कृमि जो होते हैं उनको मतलब हटाने के लिए, उनको उन्मूलित करने के लिए शरीर से दी जाती है। बात कर रहे हैं किशोरों में कितनी दी जाती है, तो किशोरों में जो इसकी मात्रा दी जाती है वो 400 मिलीग्राम दी जाती है। किशोरों में कितनी एल्बेंडाजोल की मात्रा दी जाती है? 400 मिलीग्राम। ओडी का मतलब होता है पर डे, है ना, 1 डे, प्रतिदिन में एल्बेंडाजोल की मात्रा कितनी दी जाती है? 400 मिलीग्राम दी जाती है। ये 2 बार में भी दी जा सकती है, 1 बार में भी दी जा सकती है। तो याद रखना, किशोरों में कृमिहरण या डीवॉर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल की कितनी मात्रा दी जाती है? तो एल्बेंडाजोल की 400 मिलीग्राम की मात्रा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? यह कब की पूछ रहे हैं? ये 2011 की पूछ रहे हैं। 2011 में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर कितनी थी? तो 55 थी। कितनी थी? 55 है। अभी वर्तमान में 28 है। हमारे मध्य प्रदेश की 43 है। एक वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए जिसमें हाँ वर्तमान में और ये जो अभी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है उसके अनुसार कितनी जन्म दर है, कितनी मृत्यु दर है, कितनी शिशु मृत्यु दर है, ये सारा का सारा हम करेंगे। जो नवजात मृत्यु दर क्या होती है, शिशु मृत्यु दर जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर, है ना, जीवन प्रत्याशा क्या है, वर्तमान में क्या है, 2011 के अनुसार क्या रही थी, सारा का सारा हम एक वीडियो में वो करंट डाटा लेके आऊँगी आपके लिए, करंट अफेयर्स करके उसमें सारे फैक्ट ये कवर करवा दूँगी। तो देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की राष्ट्रीय मृत्यु दर कब थी? 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 55 थी। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र की संख्या कितनी होती? देखो, आदिवासी क्षेत्रों में पूछ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, आंगनवाड़ी क्षेत्रों में अलग होती है और जो आंगनवाड़ी केंद्र नहीं होते हैं उनमें मतलब जो मिनी आदिवासी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं वो अलग जनसंख्या पे स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं कि आदिवासी जो क्षेत्र रहते हैं वहाँ आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी होती है। देखो, आदिवासी क्षेत्र में आंगनवाड़ियों की संख्या 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी होती है। याद रखना, कितनी? 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी होती है। कहाँ पर होती है ये? आदिवासी क्षेत्रों में। और आदिवासी क्षेत्रों में 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी होती है। आदिवासी क्षेत्र में बात की जा रही है। आदिवासी के क्षेत्रों में 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी होता है और 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी होता है। वही बात की जाए यदि ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंगनवाड़ी होती है वो 400 से 800 की जनसंख्या पे होती है। कहाँ पर? ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर 400 से 800 की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केंद्र होता है। और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कितने पे होता है? 300 से 800 की जनसंख्या पर होता है। तो ये आपको याद रखना है। एक बारी मैं इसका चार्ट बता देती हूँ। ये देखिए, एक आंगनवाड़ी जो केंद्र है वो 400 से 800 की जनसंख्या पर होना चाहिए। एक आंगनवाड़ी केंद्र कितने के होना चाहिए? 400 से 800 की जनसंख्या पर। और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कितने पे होना चाहिए? जो मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होता है वो होना चाहिए 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए।
2 आंगनवाड़ी केंद्र कितने पे होना चाहिए? 800 से 1600, ठीक इसका डबल हो जाएगा। 3 आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ पर होना चाहिए? जहाँ पे जनसंख्या 1600 से 2400 हो। ट्राइबल की बात की जाए तो ट्राइबल जो जनजातीय क्षेत्र रहते हैं वहाँ पे 1 आंगनवाड़ी केंद्र कितनी जनसंख्या पर होना चाहिए? 300 से 800 की जनसंख्या पर 1 आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए। ये जनजाति में, जैसे कि 1 आंगनवाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में कितने पे होता है? 400 से 800 पे होता है। ऐसे ही 1 आंगनवाड़ी केंद्र जनजाति क्षेत्रों में 300 से 800 पे होता है। और एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कितने पे होता है? 150 से 400 पे होता है। ये कब, सॉरी, 150 से 300 जनसंख्या पे होता है। ये कहाँ पे? ये होता है आदिवासी क्षेत्रों में। और 150 से 400 होता है ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। तो आदिवासी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र की कितनी संख्या होना चाहिए? कितनी जनसंख्या पे होते हैं? आदिवासी क्षेत्रों में 300 से 800 जनसंख्या पे होते हैं। और जो सामान्य ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 400 से 800 जनसंख्या पर होते हैं। वहीं 150 से 300 की जनसंख्या पर मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं जनजाति क्षेत्रों में। और 150 से 400 जो आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, मिनी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश के बजट में बच्चों के कल्याण के लिए कुल राज्य बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? मतलब 2023-24 का बजट बच्चों के लिए एक स्पेशली बजट था, क्योंकि ये जेंडर बजट लाया गया था। और ये मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य था जो जेंडर बजट लाया था। और इसके लिए मध्य प्रदेश में इसके लिए कितना बच्चों के लिए कितना बजट किया गया है कुल बजट का? 20%, 21%, 23 या 25%? तो ये दिया है 23%। मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत दिया गया है? तो कुल बजट का दिया है 23%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कितना दिया है? 23% दिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है जो आंगनवाड़ी में दिया जाता है। 6 वर्ष से जो नीचे के बच्चे होते हैं उनको 300 कैलोरी दी जाती है। 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, याद रखना। फिर ये कैलोरी रिवाइज्ड हुई है अभी। ये पहले ऐसा दिया जाता था, उसके बाद फिर से ये अब ये जो रिवाइज होके आई है उसमें 500 कैलोरी दी जाती है और 12 से 15 प्रोटीन दी जाता है। पहले जो सीवियर माल नरिश्ड थे, मतलब जो बहुत ज़्यादा गंभीर कुपोषण बच्चे थे, उनको 600 कैलोरी दी जाती थी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता। वर्तमान में रिवाइज होकर इन लोगों के लिए जो गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उनको 800 कैलोरी दी जाती है और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन और जो मदर्स रहती है, जो लैक्टिक मदर्स रहती हैं, उनके लिए 500 कैलोरी पहले दी जाती थी और 15 से 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता था। वर्तमान में उनके लिए 600 जो कैलोरी दी जा रही है, किलो कैलोरी, और प्रोटीन कितना दिया जा रहा है? 18 से 20 ग्राम प्रोटीन दिया जा रहा है। जो कैलोरी होता है उसको किलो कैलोरी में मापा जाता है, ऊर्जा को, जो ऊर्जा मिलती है, और बाकी प्रोटीन को ग्राम में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बच्चे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि जनगणना का मतलब कितने प्रतिशत है? 2011 की जितनी भी जनगणना थी उसमें बच्चे कितने प्रतिशत थे? तो उसमें बच्चे थे 13.59%। कुल जनसंख्या का 13.59% कौन थे? बच्चा था। क्योंकि 2011 के बाद अभी कोई जनगणना आई नहीं है, तो ये 2011 की जनगणना ही पूछेंगे, क्योंकि एक प्रमाणिक डाटा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में बच्चों का प्रतिशत कितना है? तो 13.59% कुल जनसंख्या में बच्चों का है, याद रखना। फ्रेंड, मैंने एक इंस्टाग्राम पर एक सीरीज़ आरंभ की है। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं का ICMR रिपोर्ट डाली है मैंने। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट डालती रहती हूँ और आने वाले समय में डालूंगी।
तो आप लोग सारे के सारे वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है आकांक्षा 1957। आकांक्षा 1957 पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके मुझे हाई भी लिखिएगा। वहाँ पे आपको निःशुल्क डाटा मिलेगा और ऐसे पिक्चराइज फॉर्म में मिलेगा, तो आपको याद भी हो जाएगा। साथ में आपको बहुत सारे MCQ भी मिलेंगे वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए रील्स के रूप में। तो आप लोग वहाँ को जल्दी फास्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। आप भी तुरंत जाइएगा, वीडियो को पॉज करके, और उसको चैनल को फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम को कमेंट बॉक्स में भी मैं इसकी डायरेक्ट लिंक दे दी हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज योजना भारत में कब शुरू की गई थी? काम के बदले अनाज मतलब जो व्यक्ति है वो अपना श्रम सरकार को दे, सरकार उसके बदले उनको खाद्यान्न देगी, खाने के लिए चीज़ें देगी। तो काम के बदले अनाज योजना कब आरंभ की गई थी? काम के बदले अनाज योजना 2004 में आरंभ की गई थी। और आपसे पूछे किस योजना में आरंभ की गई थी, किस पंचवर्षीय योजना में? ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ की गई थी। इसके अलावा ये जो योजना है अगर शुरुआती स्तर पर देखी जाए, कुछ क्षेत्रों में आरंभ की गई थी 1977 में। 77-78 में ये 5वीं जब योजना चल रही थी तब भी इसको लागू कर दिया गया था, लेकिन ये उस समय ये पूरे भारत पर लागू नहीं हो पाई थी। पूरे भारत पर ये लागू हुई थी। ये हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। किस सन में आरंभ हुई थी? 2004 में। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि काम के बदले अनाज योजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी, तब भी आप यही लिख सकते हैं। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वो किस सन में आरंभ हुई थी, तब भी आपका यही आंसर होगा। किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी? 10वीं में। किस सन में आरंभ हुई थी? 2004 में। अगर वो आपसे वो वाला क्वेश्चन पूछेंगे कि मतलब आरंभ कब की गई थी, है ना, भारत में नहीं पूछेंगे, ऐसे ही पूछेंगे आरंभ कब की गई, जब राष्ट्रीय स्तर पर लागू नहीं हुई, तब वो ऑप्शन में अगर आपको 2004 नहीं देंगे तो ऑप्शन में वो आपको 1977 दे देंगे, तो आपको 1977 आंसर में लगा देना है। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। जो काम के बदले अनाज जो प्रोग्राम है उसको नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के अंतर्गत 2004 में शुरू किया गया था। और ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना है उसका ही एक घटक था। जो नरेगा योजना है जिसको बाद में मनरेगा कर दिया था, मनरेगा मतलब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ये राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण जो गारंटी योजना है उसको 2005 में आरंभ किया गया था। और बाद में इसको जो महात्मा गांधी आगे जोड़ दिया था, ये 2009 में जोड़ दिया था। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ऐसे पूछ सकते हैं कि नरेगा को मनरेगा में कब बदल दिया था, तो नरेगा को मनरेगा में बदल दिया था 2005 में। नरेगा मतलब जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, और मनरेगा मतलब महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, तो याद रखिएगा। NEWP जो कि काम के बदले अनाज योजना, उसका उद्देश्य क्या है कि श्रम प्रदान परियोजनाओं में, ऐसी परियोजनाएं जो श्रम के लिए चल रही है, जहाँ पे श्रम प्रदान करना है, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहाँ पे ग्रामीण आबादी के लोगों को रोजगार के अवसर देना और उनको पैसे की बजाय क्या प्रदान करना, उनको खाद्यान्न प्रदान करना। NFWP में भाग लेने वाले जो श्रमिक हैं उनको पारिश्रमिक के रूप में क्या प्राप्त होगा? खाद्यान्न प्राप्त होगा। या ये भी याद रखना कि जो NFWP है, जिसको नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कहा जाता है, इसको रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत का आरंभ किया गया। ये भी पूछ सकते हैं कि ये किसका एक घटक था, तो आपको याद रखना है रोजगार गारंटी कार्यक्रम का एक घटक ये था। अगला क्वेश्चन है, भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई? 9वीं पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, क्योंकि इस समय अटल जी प्रधानमंत्री थे और अटल जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। जैसे कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना आई थी वो भी इन्हीं के ही समय आई थी, और भी बहुत अच्छे अच्छे काम इस योजना के दौरान हुए थे। तो याद रखना है 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1997 से 2002 में 9वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई। और इस समय इस योजना के समय जो प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे। अगला है, मध्य प्रदेश में महिलाओं को कितने दिन का अतिरिक्त अवकाश दिया जा रहा है? ये अभी 2023 में ही घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश में जो सरकारी क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं उनको 7 दिन का अतिरिक्त अवकाश दिया जाता है। अगर कोई मेल वर्क कर रहा है और वही वर्क अगर महिला कर रही है तो उसके कंपैरिजन में महिलाओं को 7 दिन का अतिरिक्त अवकाश दिया जाता है। करंट अपडेटेड प्रश्न है, इसको याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश में महिलाओं को कितने दिन का अतिरिक्त अवकाश दिया जाता है? तो 7 दिन का अतिरिक्त अवकाश दिया जाता है।
एक बार ये पंचवर्षीय योजना की अवधि भी आपको पढ़ लेना। ये पूरी अवधि मैंने एक साथ भी इंस्टाग्राम पर डाल दी है। पहली 1951 से 56 में आई थी, दूसरी 56 से 61 में आई थी, तीसरी 61 से 66 में आई थी। ये 61 से 66 वाली में क्या हुआ था, भारत पाक युद्ध हो गया था, भारत चीन युद्ध हो गया था, सूखा पड़ गया था। ये तीन चीज़ इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में पड़ गई थी। अब सरकार को चौथी परियोजना लाना मुश्किल हो गया था, तो क्या हुआ था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद रोक दी पंचवर्षीय योजना। और उसके बाद 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 तक 3 अनवरत योजना एक एक साल के लिए चलाई गई थी, है ना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप दिया था, याद रखना। चौथी पंचवर्षीय योजना कब आई, 1969 से 74 के बीच आई थी। इसी समय 14 जो राष्ट्रीय बैंक हैं, 14 जो भारतीय बैंक हैं, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। गॉडगिल योजना पर आधारित थी। पांचवी 74 से 78 में आई थी। लेकिन जब ये पांचवी योजना चल रही थी ना, तो कांग्रेस के समय बनी थी, लेकिन बीच में ही कांग्रेस की सरकार बदल दी गई थी और मोरारजी देसाई आ गए थे, और मोरारजी देसाई ने इस योजना को बीच में से ही रोक दिया। तो पांचवी एक ऐसी योजना थी जिसको 1 साल पहले ही रोक दिया था। फिर ये 78 से 79, 79 से 80 ऐसे 2 साल गैप रहा, अनवरत योजना चली। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी सरकार आ गई और उन्होंने फिर से छठवीं योजना बना दी, है ना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 थी। इसके बाद 2 साल का गैप दिया गया था। एक एक साल की अनवरत योजना 91 और 92 में चलाई गई थी। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 आई थी। पीवी नरसिम्हा राव इस समय पीएम थे। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 में आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इस समय प्रधानमंत्री थे। 10वीं 2002 से 2007 में आई थी। 11वीं 2007 से 2012 मनमोहन सिंह थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 में थी। तो इस समय मनमोहन सिंह और मोदी जी दोनों का ही कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया का क्या कारण। देखो, फाइलेरिया जो होता है इसको हाथी पाँव भी बोला जाता है। फाइलेरिया को क्या बोला जाता है, हाथी पाँव भी बोला जाता है, और कृमि द्वारा होने वाली बीमारी है। तो किस कृमि द्वारा ये बीमारी होती है, टीनिया सजीनेटा, बुचरेरिया ब्रोक्राफ्टी, एस्केरिस लंबिकाइडिस या एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये जो फाइलेरिया होता है ये बुचरेरिया ब्रोक्राफ्टी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बुचरेरिया ब्रोक्राफ्टी द्वारा फाइलेरिया होता है। याद रखिएगा, फाइलेरिया का कारण क्या है, फाइलेरिया का कारण है बुचरेरिया ब्रोक्राफ्टी, फाइलेरिया का कारण है। अगला है, फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। तो फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को कब से चलाया जा रहा है, फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को भारत सरकार में 1955 से चलाया जा रहा है। फाइलेरिया के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आगे कराने वाली हूँ। एक एक फैक्ट को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे पहले न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। जितनी भी योजनाएं हैं, अभी हमारा जो सुपरवाइज़र का हमारा ऑनलाइन ग्रुप है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा हमारा, तो आपको डेली बहुत सारे फैक्ट मिल रहे होंगे, डेली आप टेस्ट भी दे रहे होंगे। अगर आपने हमारा ऑनलाइन कोर्स लेते हैं या आप हमारे नोट्स लेते हैं जो आपको घर पे मिलते हैं 7 बुकलेट के रूप में, तो आपको कहीं और बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। हम सारा कुछ करा रहे हैं, चाहे करंट अफेयर्स के फैक्ट हों, चाहे योजनाओं के हों, चाहे अधिनियम के हों, चाहे ICMR रिपोर्ट हो, न्यूट्रिशन हो, महिलाओं से संबंधित फैक्ट हो, महिलाओं के अंगों से संबंधित फैक्ट हो, सारा कुछ हम अपने जो ग्रुप में करवा रहे हैं। अगर कोई कठिन टॉपिक होता है तो उसको ट्रिक द्वारा करवा रहे हैं। ये सारे जो वीडियोस रहते हैं उनके सारे PDF आपको वहाँ मिलेंगे, और PDF को इकट्ठा ही नहीं करवाना, PDF ले दे के हम उनका टेस्ट भी लेते हैं ताकि आपको तुरंत के तुरंत वो फैक्ट याद होते जाएं। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या आप हमारे ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक भी चल रहा है, उसमें भी बहुत शानदार प्रश्न है। उसकी PDF भी आपको इसी ग्रुप में पहुँचाई जाती है जो पेड ग्रुप है, और उसका मैंने कल एक वीडियो भी बनाया है, नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। 11,001 प्रश्नों की प्रश्न बैंक करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फाइलेरिया उन्मूलन कब से चलाया जा रहा है, 1955 से चलाया जा रहा है। इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लीजिए। सबसे पहले 1955 में देश में राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। विश्व फाइलेरिया दिवस कब मनाया, राष्ट्रीय तो फरवरी में मनाया जाता है, विश्व की बात कर रहे हैं तो विश्व फाइलेरिया दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2027 तक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य, 2027 तक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 2017 की जो स्वास्थ्य नीति आई थी उसमें ये लक्ष्य रखा है।
अगला है फरवरी 2023 से मध्य प्रदेश के 8 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चूँकि हमको मध्य प्रदेश को भी साथ में लेके चलना है, तो इसलिए आपको मध्य प्रदेश का भी याद रखना है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। तो याद रखना है मध्य प्रदेश के 8 जिलों में चलाया जा रहा है। और किस रूप में चलाया जा रहा है, तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के रूप में ये चलाया जा रहा है। किस रूप में, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। ये अभियान कब से कब तक चलाया गया, 10 फरवरी से 22 फरवरी 2023 तक चला था। इन जिलों में कौन कौन से हैं, एक तो है कटनी, दूसरा है उमरिया, तीसरा टीकमगढ़, चौथा निवाड़ी, पांचवा दतिया, छठवा पन्ना, सातवां रीवा और आठवां छतरपुर। इन 8 जिलों में फाइलेरिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। याद रखना, कटनी, उमरिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, निवाड़ी अभी बना है, पन्ना, रीवा और छतरपुर। फाइलेरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, फाइलेरिया को हिंदी में हाथी पाँव कहते हैं। क्या होता है, इसमें एक जगह पे पानी जम जाता है तो वो क्या हो जाता है, पैर जो होता है वो हाथी जैसा बहुत बड़ा दिखने लगता है, इसलिए इसको हाथी पाँव कहते हैं। ये एक संक्रामक रोग है, इस मच्छरों के काटने से फैल जाता है और इसमें द्रव जमा हो जाता है। कुछ मामलों में विकृति भी हो जाती है, व्यक्ति का मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है। तो ये फाइलेरिया के बारे में याद रखना। 2027 में उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और इसका कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके उन्मूलन के लिए 1955 से, और 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है इसमें। और मध्य प्रदेश के 8 जिलों में फरवरी से इसको लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में एडल्ट बीसीजी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारी बुकलेट हैं। आपको टोटल हमारा जो ऑफलाइन अगर आप बुक्स मंगवाते हैं हमारी सुपरवाइज़र की, तो टोटल आपको 7 बुक मिलती हैं, जिसमें एक 3000 प्लस एमसीक्यू की बुकलेट रहेगी, एक वन लाइनर की बुकलेट रहेगी और 5 जो होती हैं थ्योरी बुकलेट मिलेंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा ये ग्रुप आपको मिलता है। ये ग्रुप आप अकेले भी परचेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहीं और से नोट्स ले लिया है तो आप हमारा ग्रुप भी अकेले ले सकते हैं। ग्रुप का चार्ज 799 है। 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक टॉपिक कंप्लीट करवा रहे हैं। हमारा मकसद केवल आपको भ्रमित करना नहीं है कि कुछ भी पढ़ाना है। जो सिलेबस में है, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो अलग अलग स्टेट में पूछा जा रहा है, वही करना है। जैसे कि प्रबंधन, मैंने कई जगह देखा है कि प्रबंधन में पटवारी का प्रबंधन पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बाल विकास में वर्ग 3 का जो है बाल विकास पढ़ाया जा रहा है, वर्ग 2 का बाल विकास पढ़ाया जा रहा है। नहीं, आपको ये नहीं करना है। आपको बाल विकास और शिक्षा वाला जो पार्ट पढ़ना है वो आपको अलग पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कीजिए। आप कहीं से भी आप पढ़ें, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइएगा, है ना। कठिन टॉपिक अगर हम ऑनलाइन करा रहे हैं तो वो हम आपको ट्रिक द्वारा कवर करवाएंगे। पूरी धाराएं जो है अधिनियम की, हमारे ग्रुप में अभी तक 3 अधिनियम करवा चुकी हूँ मैं। हर एक अधिनियम के लिए एक प्रॉपर टाइम होता है, 1 से 2 दिन में पूरा अधिनियम कवर होता है। पहले हम पूरी धाराओं को स्टूडेंट को लिखकर भेजते हैं, पूरी धाराएं, पूरे अध्याय। फिर अगले दिन उसको पूरा टॉपिक को ट्रिक द्वारा याद करवाया जाता है और नेक्स्ट डे उसका टेस्ट होता है। इस तरह ये अधिनियम कवर होता है। डेली टेस्ट होते हैं, जैसे कि आज जो 10 बजे टेस्ट है वो विकास और योजनाओं का है। डेली पीडीएफ दी जाती हैं आपको, हम ही बताते हैं आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। वहीं एक पीडीएफ में आपका संपूर्ण डाटा कवर होता है। अगर आपको कोई बीच में कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं वहीं उसका सॉल्यूशन आपको देती हूँ। सारी परिभाषाएं, कोई कठिन से कठिन परिभाषा है तो वो हम ट्रिक द्वारा कराते हैं। आईसीएमआर रिपोर्ट चाहे 2020 की हो, चाहे 2024 की हो, सारा हम आपको ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे। 11,001 प्रश्नों का प्रश्न बैंक फ्री दिया जाएगा। यूट्यूब की सारी पीडीएफ आपको फ्री दी जाएंगी। परीक्षा तक लगभग 40,000 प्रश्न आपके तैयार कराए जाएंगे। अगर आप ये घर पे नोट्स मंगाते हैं तो ये ग्रुप आपको मिलता है। अगर आप नोट्स नहीं मंगाना चाहते हैं, ये 7 बुकलेट नहीं मंगाना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। तो जो भी हमारा ये ऑनलाइन ग्रुप लेना चाहता है 100% सिलेक्शन वाला, या हमारी बुक्स मंगवाना चाहता है 7, मुझे व्हाट्सअप कर सकता है। क्वेश्चन था, कितने जिलों में एडल्ट बीसीजी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। 12 जिलों में, 22 जिलों में, 26 जिलों में या 23 जिलों में। कितने जिलों में एडल्ट बीसीजी। एडल्ट बीसीजी का मतलब होता है कि देखो, एक तो बीसीजी का जो टीका होता है वो बच्चे को पैदा होते से ही 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है, जिसकी 0.05 ml मात्रा दी जाती है। और मस्क्यूलर में, मतलब जो इंटरनल मस्क्यूलर होती है वहाँ पर इसको लगाया जाता है मांसपेशी में। लेकिन ये जो है टीबी को पूरी तरह से उन्मूलित करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। और ये कितने ज़िलों में मध्य प्रदेश के चलाया
चलाया जा रहा है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ये चलाया जा रहा है 26 ज़िलों में मध्य प्रदेश के, ये अभियान चलाया जा रहा है टीकाकरण। और इसमें 18 वर्ष से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जाता है। कितने वर्ष से? 18 वर्ष से अधिक के लोगों का टीकाकरण इसमें किया जाता है। आपसे पूछें कि कब तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, तो 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है वो कब तक रखा गया है? 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में बीसीजी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है? 26 जिलों में एडल्ट बीसीजी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। याद रखना। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 7 मार्च 2024 से हुई थी। ये करंट अपडेटेड क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। कब से हुई थी? 7 मार्च 2024 से हुई थी। और 7 मार्च 2024 से बड़े जो 18 वर्ष से अधिक लोग हैं उसको ये दिया जा रहा है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। फाइलेरिया का कब तक रखा गया है? 2027 तक। मलेरिया का कब तक रखा गया है? 2030 तक। याद रखना, टीबी 25 तक, 27 तक फाइलेरिया और 2030 तक किसका रखा है? मलेरिया। और एक और सिकल सेल एनीमिया है, उसको 2047 तक उन्मूलित करने का लक्ष्य है, ये याद रखिएगा। वैसे तो बीसीजी का टीका बच्चों को ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन हमको टीबी को जड़ से हटाना है, इसलिए ये जो टीका है ये एडल्ट बीसीजी अभियान आरंभ किया है। ये जो जितने भी प्रैक्टिस सेट इनकी सारे की पीडीएफ हमारे जो पेड ग्रुप है वहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। इन सारी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न हम छोड़ेंगे नहीं। करंट का भी कोई प्रश्न बनता है तो वो सारा का सारा हम कवर करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ऐप से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं, बच्चों और उनके परिवारों की पहचान और ट्रैकिंग की जाती है? कौन सी ऐसी ऐप है? तो महिला बाल विकास द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अनमोल ऐप की शुरुआत की गई है। अनमोल ऐप की शुरुआत कब की गई है? अनमोल ऐप की शुरुआत 2017 में की गई है और अभी वर्तमान में इसका संशोधन कर दिया गया है। और इसका संशोधन करके क्या नाम दे दिया है? अनमोल एमपी। इसको संशोधन करके क्या नाम दे दिया है? अनमोल एमपी। इसको संशोधन करके नाम दे दिया है। याद रखिएगा, कब से आरंभ हुई है ये अनमोल ऐप? 2017 से आरंभ हुई है अनमोल ऐप। आपके लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ, कमेंट करके बताइएगा। जो खसरा की जो वैक्सीन है उसका मोड क्या है? किस मार्ग द्वारा वो बच्चे को दी जाती है? मैंने ये वीडियो में करवाया है, टीकाकरण वाले वीडियो में कौन सी वैक्सीन किस मोड से दी जाती है, तो उसमें आपको मैंने ये करवाया है। अगर फिर भी नहीं याद है अभी आपको, एक बार गूगल पे जाइए, गूगल पे चेक कीजिए। खसरे की जो वैक्सीन है वो विटामिन ए की जो वैक्सीन के साथ दी जाती है, बच्चे को किस मार्ग द्वारा दी जाती है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे सारे लोग। अगला है मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य। अभी मैंने आपको बताया है कि जो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है वो कब तक है? 2030 तक। इसको देसी स्तर पर तो 2027 तक ही स्वदेशी मामले ख़त्म कर दिए जाएंगे, जो अपने ही देश के हैं। लेकिन दूसरे देश के भी अपने यहाँ हैं लोग, दूसरी प्रजातियाँ भी अपने यहाँ हैं मलेरिया की, तो उन सब का पूरी तरह से उन्मूलन कब कर दिया जाएगा? 2030 तक कर दिया जाएगा। याद रखना, मलेरिया उन्मूलन कब तक किया जाएगा? 2030 तक किया जाएगा। 2047 तक किसका किया जाएगा? सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जो आरबीसी हैं वो हंसिया के आकार की हो जाती हैं, उसका उन्मूलन किया जाएगा। और 2027 तक किया जाएगा। अभी मैंने बताया था 2027 तक। फाइलेरिया का 2027 तक किया जाएगा। फाइलेरिया का याद रखिएगा, किसका? फाइलेरिया का 2027 तक किया जाएगा। और 2030 तक मलेरिया का किया जाएगा। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का किया जाएगा। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। और 2025 तक टीबी का किया जाएगा। किसका? टीबी का। ये उन्मूलन वाले क्वेश्चन आएंगे क्योंकि स्वास्थ्य नीति में बोला गया है। हाँ, ये भी याद रखो। 2027 तक मलेरिया के स्वदेशी मामले ख़त्म करना, 2030 तक मलेरिया मुक्त प्रमाणन हासिल करना, मतलब मलेरिया बिल्कुल मुक्त हो गया, प्रमाण पत्र मिल जाएगा। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 से शुरू हुआ। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज़ चल रही है, ए सीरीज़ टॉपिक वाइज। ये निःशुल्क है, यूट्यूब पर कोई चार्ज नहीं देना है इसके लिए। उसमें मैंने ए सीरीज़ के हमारे ये 32 वीडियो लगभग हो गए होंगे।
इसमें मैंने क्या है, सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज थ्योरी, ये सब करा रही हूँ। इसमें मैंने ये नियंत्रण कार्यक्रम, नियंत्रण रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये सारी नीतियाँ और कार्यक्रम करवाए हैं, वो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ विशेष रोग स्पेशली सिलेबस में मेंशन किए हैं, जैसे कि उल्टी हुआ, दस्त हुआ, खसरा, टीबी, निमोनिया, गले और कान का संक्रमण, नाक का संक्रमण, तो ये क्वेश्चन के भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यू बनवाए हैं स्पेशली टॉपिक वाइज। हर जैसे कि दस्त का बनाया है, उल्टी का बनाया है, तो ये कर लेंगे ना तो आपके वो टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे। तो स्पेशली उन पर गौर देकर उनको जरूर पढ़ लेना। पूरे कोर्सेज जो हैं, जो बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जैसे कि ए सीरीज़ में टॉपिक वाइज चल रहा है, एक मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसमें हम ये 15वां भाग कर रहे हैं, है ना, उसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। और एक 11,000 एक प्रश्नों का प्रश्न बैंक चल रहा है जिसके 7 भाग हो चुके हैं। एक योजनाओं का चल रहा है जिसके 7 भाग हो चुके हैं। और 2017 प्रीवियस ईयर्स के पेपर चल रहे हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो याद हो जाएंगे। अगला है लालिमा दिवस प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है। देखो ये सारा अपडेट हुआ है अभी, जो पहले मनाया जाता था वो अपडेट होगा। जैसे पहले गोद भराई दिवस मनाया जाता था पहले मंगलवार को, अब वो नहीं मनाया जाता, अब दूसरे मंगल दिवस पर मनाया जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं लालिमा दिवस प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है। तो जो लालिमा दिवस मनाया जाता है वो प्रत्येक माह के 5वें मंगलवार को मनाया जाता है। लालिमा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक मंगलवार के, प्रत्येक महीने के मंगलवार के, प्रत्येक महीने का जो 5वां मंगलवार होगा, हर 5 मंगलवार जो होते हैं महीने के, उसमें ये मना, कभी कभी किसी महीने में 4 मंगलवार होते हैं तो वो नहीं मनाया जाता, अगर 5 होते हैं तो मनाया जाता है। तो प्रत्येक माह के 5वें मंगलवार को लालिमा दिवस मनाया जाता है। जो अपडेट हुआ है वो पूरा भी एक बार देख लीजिए। मैंने इसका जो अपडेट हुआ है ना पूरा पोषण 2 अभियान के तहत वो इंस्टाग्राम पर डाल दिया है। इंस्टाग्राम पे आपको उसके पूरा पेज मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। आकांक्षा 1957 आईडी है, वहाँ पर आपको इसके पूरे मिल जाएगा कौन से मंगलवार को क्या मनाया जाता है। आपको भी बता देती हूँ, देखिए फ्रेंड, देखो प्रथम मंगलवार को सुपोषण दिवस मनाया जाता है। पोषण में पुरुष भागीदारी पर केंद्रित रहता है कि पुरुष भी महिलाओं के पोषण में योगदान दे। दूसरा जो मंगलवार है वो गोद भराई दिवस मनाया जाता है, इसमें गर्भवती और धात्री महिलाओं का मनाया जाता है। तीसरा जो मंगलवार होता है वो अन्नप्राशन मनाया जाता है। बच्चे जो होते हैं 6 से 24 माह के, उनको पहली बार कुछ खिलाया जाता है, तो अन्नप्राशन जो दिवस है वो तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। चौथे मंगलवार को बाल चौपाल दिवस मनाया जाता है। मतलब 3 से 6 वर्ष के बच्चे, उनको आंगनवाड़ियों में दाखिल दिलाना, ये चौथे मंगलवार को मनाया जाता है बाल चौपाल दिवस। और 5वें मंगलवार को लालिमा दिवस मनाया जाता है। ये हर प्रत्येक 3 महीने में होता है। किशोरी बालिका को पोषण व्यवहार संबंधी कार्य इसमें बताए जाते हैं। तो ये पूरा याद रख लीजिएगा, यही पेज पूरा का पूरा इंस्टाग्राम पे डला हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये अपडेट हुआ है पोषण 2 योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु के जो रोगों का टीकाकरण किया जाता है वो टीकाकरण कितने रोगों को मतलब कितने रोगों के लिए बच्चे को किया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो कितने, जब बच्चा पैदा होता है तो कितने रोग का टीकाकरण किया जाता है, तो मेनली 6 टीके हैं जो 6 टीकों का मेन टीका जो बच्चों को किया जाता है, जिनमें से है एक होता है डिप्थीरिया, एक होता है टिटनेस, एक होता है काली खांसी, इनको एक संयुक्त टीका भी हो जाता है जिसको बोलते हैं डीपीटी, है ना। इसके अलावा पोलियो का एक टीका होता है जिसको हम पोलियो माइलेटिस बोलते हैं। इसके अलावा एक हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का टीका होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जिसको हेव भी बोला जाता है, और एक होता है हेपेटाइटिस बी। ये सारे के सारे जो टीके होते हैं वो राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार कुल कितने टीके दिए जाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार 6 टीके दिए जाते हैं। कितने? 6 टीके दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जो कोई पुरुष होता है वो 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए भी बाल विवाह करेगा तो उसे 2 वर्ष का कठोर सजा मिलेगी और 1 लाख का जुर्माना लगेगा। ये किस धारा में कहा गया है? तो ये बाल विवाह प्रतिषेध जो अधिनियम है उसमें 21 धाराएं हैं और 3 अध्याय हैं टोटल। उसकी जो 9वीं धारा है वो ये बोलती है कि यदि कोई वयस्क है, वयस्कता निर्धारण, वयस्कता मतलब यदि वयस्क वो माना जाता है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उसके बाद भी वो बाल विवाह करता है कि उस महिला से जिसकी 18 वर्ष से कम उम्र है, तो उसको 2 वर्ष की सज़ा मिलेगी और 1 लाख का जुर्माना मिलेगा। ये पूरा का पूरा बाल विवाह निषेध अधिनियम के मैंने करीब 60+ MCQ आपको करवा दिए हैं।
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। उससे आपको बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की पूरी धाराएं याद हो जाएंगी, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो भी याद हो जाएंगे। इसके अलावा हमने ग्रुप में भी इसको पढ़ा दिया है। इसमें ग्रुप में मैंने इसकी पूरी धारा 21 की 21 धाराएं जो है ट्रिक द्वारा याद करवा दी हैं। जो लोग ग्रुप से जुड़े होंगे वो उनको मिल गई होंगी, जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं उनको हम दोबारा से रिवाइज ये करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन की क्षमता को प्रभावित करने वाला कौन सा विटामिन है? तो विटामिन ई को प्रजनन की क्षमता को प्रभावित करता है। विटामिन सी स्कर्वी रोग हो जाता है। ई से टोकोफेरोल होता है। विटामिन ए से रतौंधी या यूरोपथैलेमिया हो जाता है। और विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है ना। उसकी भी कैल्शियम की कमी हो जाती है जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। किससे? विटामिन डी से। कौन सा पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो पुरस्कार दिया जाता है वो है नारी शक्ति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, प्रसव के उपरांत 5वें और 6वें महीने में माँ के स्तन से दूध की कितनी मात्रा निर्मित होती है? लगभग 830 मिलीग्राम मात्रा निर्मित होती है 5वें और 6वें महीने में। 900 मिलीग्राम तक एक महिला दूध पर डे सीक्रेट कर सकती है 6 महीने तक। तो जो 5वें और 6वें महीने में है वो दूध की मात्रा लगभग कितनी होती है? 830। 6वें महीने के बाद माँ के स्तन से 600 ml दूध निकलता है। 6वें महीने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि बच्चा भी पूरक आहार लेने लगता है। उसके पहले अगर माता का पोषण अच्छा होता है, अच्छी स्वस्थ माता होती है, तो 830 मिलीग्राम दूध वो प्रतिदिन निकालती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के उपरांत 3 दिनों तक माँ के स्तनों से अमृत तुल्य गाढ़ा दूध प्रवाहित होता है। उसमें किसकी प्रचुरता होती है? सबसे ज़्यादा प्रचुर विटामिन ए होता है। विटामिन ए के साथ सी होता है। इसमें जो प्रसव के शुरू के जो 3 दिन होते हैं उनमें ये मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा होती है विटामिन ए की। और IgA इम्यूनोग्लोबिन अल्फा एक एंटीबॉडी पाई जाती है, वो भी कोलेस्ट्रॉम में पाई जाती है। दूध और माता का दूध और माता के दूध के जो 6 प्रकार होते हैं वो भी हमने ग्रुप में करवा दिए हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वो भी PDF मिल जाएगी। वहाँ पे सारे दूध के प्रकार और बहुत ईजी लैंग्वेज में किस दूध में क्या होता है, कौन सा दूध प्यास बुझाता है, कौन सा दूध भूख समाप्त करता है, सारे आपको मिल जाएंगे। अगला है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, ICMR 2010 के अनुसार एक गर्भवती महिलाओं के लिए जिंक की RDA कितनी है? मतलब जिंक की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला को 12 मिलीग्राम पर डे चाहिए, लेकिन 2020 में बोला गया है कि 14.5 मिलीग्राम पर डे चाहिए। एक गर्भवती महिला को जिंक कितना चाहिए? 14.5 मिलीग्राम पर डे चाहिए एक गर्भवती महिला को। याद रखना है आपको कमेंट करके बताना है 2020 के अनुसार एक सामान्य महिला को कितना जिंक चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला है, सोच चार्ट जो होते हैं कुपोषण के लिए, उसमें कितने पहिए होते हैं? तो उसमें 3 पहिए होते हैं। कितने पहिए होते हैं? उसमें 3 पहिए होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट्स लेना चाहते हैं, ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।